जय हिंद। देखिए नेपाल में क्या क्राइसिस हुआ है उसको समझते हैं और इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। इस क्राइसिस का इंटरनल कारण क्या था, एक्सटर्नल कारण क्या था और अचानक ऐसा क्यों हो गया, इसको समझते हैं हम लोग। जेंजी प्रोटेस्ट उसे कहते हैं जो यंग जनरेशन है 1997 से 2012 के बीच में जो जन्म लिया। इन जेंजी प्रोटेस्ट की वजह से पूरा नेपाल जल उठा और एक सत्ता परिवर्तन हो गया। संसद भवन में आग लगा दिया गया। जितना नेता मंत्री हैं लोग, सब लोग का परिवार इसे लटक लटक बानर ऐसा भागा है, हेलीकॉप्टर से कोनो को दौड़ा के मारा है, कोनो को भिगा के मारा है, कोनो को जो घर फूंक दिया है, ये सब हो गया। इसका कारण समझते हैं कि क्या इंटरनल कारण था, उसके बाद समझेंगे क्या एक्सटर्नल कारण है, फिर चीन का क्या है और भारत का इस पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझते हैं। सबसे बड़ा जो कारण था वो करप्शन था। नेपाल में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसका कोई हद नहीं। करप्शन को रोकना मुश्किल था, हर डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका था। चाइना के सहयोग से जो एयरपोर्ट बन रहा था उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हो गया। ललिता निवास में घोटाला हुआ, गिरी बंधु में हो गया 54,000 करोड़ का घोटाला हुआ और ओरिएंटल में हो गया 13,000 करोड़ का घोटाला। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसके लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसका मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पीछे है नेपाल का। एमआरआई और ये जो बड़े बड़े जो ये मशीनें हैं उसकी उपलब्धता एकदम नेपाल में कम है। आर्म्स डील में बरेटा कंपनी से जो आर्म्स जिसका दाम था उससे 4 गुना रेट में दलाली में खरीद के लाया सब। पतंजलि को जो जमीन विवाद हो गया पतंजलि से कर लिया सब। यहाँ पर चाय का गोदाम कमर्शियलाइजेशन के लिए बेच दिया। इतना भयानक करप्शन हुआ और जिस कारण महंगाई बढ़ गई। छोटी सी छोटी चीजों के लिए महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि बच्चे जो स्टूडेंट थे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते थे, बीए बीए सीए लोग, इन लोग को अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ गया। इतनी महंगाई बढ़ गई थी और लोग जॉबलेस हो गए थे। और खाली मतलब एक पुरुष का खाली बेरोजगार इंसान बड़ा खराब जिंदगी होती है। आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है, उसको लगता है अपना जीवन बोझ हो गया है। खाली जेब जो होता है ना, ये बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ी भारी होता है खाली जेब। तो इससे नेपाल का युवा परेशान था, एकदम परेशान था नेपाल का युवा। नेपाल के युवाओं को विदेश जाकर नौकरी करना पड़ता था, विदेश में आके शेफ का नौकरी। अभी आप भारत में देखिए चाउमीन मोमो, ये लोग ऐसे इंडिया में फेमस है कि नेपाली जो शेफ होते हैं चाउमीन और मोमो बड़ा अच्छा बनाते हैं। यहाँ से बेचारे काम करके विदेशी रेमिटेंस भेजते थे अपने देश में और उन पैसों से नेताओं के बच्चे अयासी करते थे। नेपाल की जो यंग जनरेशन थी, सोचिए कितनी मुसीबत में होगी कि युद्ध के दौरान वो लोग यूक्रेन से लड़ने के लिए रसिया में भर्ती हो गए और रूस ने उन्हें 20-25 दिन की ट्रेनिंग दिया, हथियार थमा के भेज दिया यूक्रेन से लड़ने के लिए और वहां वो लोग शहीद हो गए थे। उनका घर परिवार उजड़ गया। इतना भयानक वहां बेरोजगारी का आलम था। अब इनमें होता क्या है, वहां पे जैसे 2008 में राजतंत्र, राजा को हटा के लोकतंत्र जब बना था तो यहाँ कुछ ही पार्टियों का दबदबा था। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, नेपाली कांग्रेस हो गया, यहाँ पे जनता संवादी पार्टी हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, सब ये कई ठो थे सब यहाँ पे। लेकिन ये 3 लोगों देखिए ये आदला बदली करते रहते थे सब। पहले ओली बना 18 में, फिर देहुआ बना 21 में, फिर प्रचंड बना 22 में, फिर अबुढ़वा बन गया 24 में। इतना ऐसे ऐसे हो रहा था यार नेपाल में, ऐसे यहाँ से यहाँ इस तरह से इन लोग का सत्ता परिवर्तन मैंने पारा पारी खेल रहा है। एबेरी हम, एबेरी तुम, एबेरी हम। यहाँ पे जनता परेशान हो गई, सारा गठबंधन कर ले रहा था सब। कब किससे गठबंधन कर लेगा पता ही नहीं चलेगा। ये उसको गरियाएगा, उसको गरियाएगा, फिर गठबंधन करके सरकार बना लेगा। तो इससे पूरी पब्लिक परेशान हो गई थी। और इनके भैया सबसे बड़का कारण ये नमूने बने हैं सब। नेताओं के बच्चे इतने बेवकूफी किया है सब, जाके टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर अपनी लग्जरी लाइफ जीने लगे सब, विदेश में घूमने लगे सब, पार्टी कर रहा है सब। यहाँ देखिए ये कहाँ घूम रहा है, यहाँ पर ईशांतरा अंडरवियर पहन लेगी, पैंट पहन ले, पते नहीं चल रहा है कि यहाँ पे इो कोनो के होगवे करेगी। यही सब नौटंकी किया से देखिए। इन्हीं सबको देख देख के पब्लिक पगला गई कि जो हम लोग को खाए को नहीं है, इन सब का इतना बड़का बंगला, इतनी बड़ी होटल, आग लगा दिया सब। हाय देखिए लुई विटॉन का, गुची का, ये सब खरीदा है। लुई विटॉन का एगो मफलर आता है 60,000 रुपए का, 3-3 लाख का कपड़ा आता है लुई विटॉन का। हाय तो पूरा सजले है इस ससुरा लुई विटॉन से। एकरा हैरी पॉटर अब्बा गईलो तो लदा के इसी सबको पीटा यहाँ पे के बाप को दौड़ा दौड़ा मारा है ये बेचारा के। और दिखावा हैरी पॉटर यहाँ देखा, यहाँ पे तोरा अब्बा पिटा के भागा है यहाँ पे, इसी सब के वजह से हुआ है। अब होगा क्यों नहीं, नेपाल की पब्लिक की हालत ऐसे है, नेपाल की पब्लिक इस तरह से। आप इनको देखिए, भारत के नेताओं से सीखना चाहिए नेपाल के नेताओं को। भारत के नेताओं का 2 चाल समझिए। इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं ये बताते ही नहीं है और ये अपने बच्चे को कहते हैं कि बबुआ ते मर्सिडीज में घूम, ते ऑडी में घूम, BMW में घूम, लेकिन फोटो मत खींचो हो। फोटो नहीं खिंचाना है, फेसबुक पे नहीं डालना है, गरीब बन के रहना है। एक दिल्ली में एक नेता से हमसे मिले थे,
उनके लड़का, तो कहा कि सर एक फोटो हो जाए। हम कहा हाँ हाँ। तो ऐसे कहा कि रुकिए सर, शर्टवा मोड़ लेते हैं, रोलेक्स की घड़ी है, दिख जाएगा तो पब्लिक क्या कहेगी। ये भारत के नेताओं का है। और दूसरा, इनके बाल बच्चे तो ऐसे हैं, ट्रेनिंग दिया गया है, और ये ससुरे कुर्ता पहन लेते हैं सब। अब कुर्ता में बुझेबे नहीं करता, कुर्ता 1 लाख का है कि 5,000 का है, कुर्ता तो नॉर्मल दिखता है। तो इनका कुर्ता स्ट्रेटजी है। दूसरा, आप देखिएगा कभी भी अपने घर का फोटो नहीं दिखाएंगे सर। भारत का कोई नेता मंत्री घर का फोटो नहीं दिखाएगा। घर के बाहर जो लॉन होता है, खाली जगह, इंटरव्यू देना रहेगा, वो लॉन में बैठ के देगा, बैठ जाएगा लॉन में, देखेगा पीछे घर नहीं ना आ रहा है, कहेगा 2 गाय ले आके इधर ये चराओ, 2 गाय बांध दो, हाँ इंटरव्यू चालू करो, पीछे गाय आना चाहिए। अपने आप को गरीब शो करेगा, अंदर जाके देखिएगा महल बनाया रहता है। तो नेपाल के नेताओं को भारत के नेताओं से सीखना चाहिए। हालांकि भारत में भी ऐसे नेताओं लोग में करप्शन बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव करप्शन है। तो नेपाल के एक नेताओं के बाल बच्चे, इन्हें नेपो किड्स या नेपो बेबी बोला जाता था इन सबको, बकलोलवन सब, ये सब नाच दिया। तो ये नेताओं के लोगों की लग्जरी लाइफ थी, और ये नेपाल के गरीब लोगों की थी। सोशल मीडिया पे इन नेताओं के इस रवैये को लोगों ने बढ़ चढ़ कर शेयर किया कि इन्होंने करप्शन के पैसे से विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में पार्टी कर रहे हैं, इनका इतना बढ़िया बढ़िया मकान है यहाँ पे। तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा, सोशल मीडिया इस पर तूल पकड़ने लगा, लोग बोलने लगे सोशल मीडिया पे। अब नेपाली सरकार ने सोशल मीडिया वालों से कहा कि आप इस पे ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करो। उन्होंने नहीं नियुक्त किया तो 1 हफ्ता का वार्निंग दिया, और नहीं पूरा किए तो इस सब ने बैन कर दिया। जब बैन किया सोशल मीडिया को, तो जब सोशल मीडिया बैन हो गई, टिकटॉक को छोड़ के सबको बैन कर दिया, क्योंकि टिकटॉक ने अपना ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन इन लोगों को लगा कि टिकटॉक चाइना का है, उसको बैन नहीं किया, टिकटॉक पे बैन नहीं किया, बस उसी पे लोगों ने डेट डिसाइड किया कि इस दिन चलना है नेपाल पे, धावा बोलना है, और पूरा भीड़ लगा दिया। इन लोगों का कहना था करप्शन को बैन करो, सोशल मीडिया को नहीं। बैन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया को बैन क्यों करेंगे? क्योंकि ये यंग जनरेशन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स बेचारे प्रोटेस्ट करने आए थे, एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने आए थे। उनका कहना है कि भैया सोशल मीडिया केवल रील देखने के लिए थोड़ी है, इस सोशल मीडिया पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बहुत सारी मीटिंग हो जाती है, बहुत सारे बिजनेस सोशल मीडिया पे चलते हैं, मार्केटिंग होती है, इस पे एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। आजकल नेपाल में बहुत सारे लोग विदेश में काम करते हैं, तो विदेश में नॉर्मल नंबर नहीं लगता है, तो लोग व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, ये इसमें